ओके, माइक ऑन है, वॉइस क्लियर है। ओके, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है या उसने इकोनॉमिक्स को कभी जिंदगी में टच भी नहीं किया है तो भी इस टॉपिक को यूज अपनी लाइफ में करता है, ठीक है। और जैसे कई बार होते हैं, कई लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं होते हैं और मार्केट में चीजें बढ़ने लग जाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लग जाएं, अचानक से उसका इम्पैक्ट सब पर आने लग जाता है। तो इन सब से क्या फर्क आता है, क्या नहीं फर्क आता है, उसी से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक है जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूं और उसे हम कहते हैं क्या, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है बच्चा लोग। हम क्या कहेंगे इसको, इन्फ्लेशन, और हिंदी में हम कहेंगे मुद्रास्फीति। और अगर हम इसको बात करें आम आदमी की भाषा में तो इसको हम बोलते हैं महंगाई, ठीक है। आप चाहे इन्फ्लेशन बोले, अब महंगाई तो भैया आज की डेट में हर बंदा यूज करता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब लोग ये वर्ड यूज करते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। महंगाई यूज करते हैं, सॉरी, इन्फ्लेशन तो टेक्निकल वर्ड हो गया। तो बस अगर आप महंगाई जानते हैं इसका मतलब आप इन्फ्लेशन जानते हैं, मुद्रास्फीति जानते हैं, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन को अगर बात करें, इन्फ्लेशन क्या है, तो अगर रेगुलर, रेगुलर मतलब लगातार, प्राइस क्या करें, मूल्य जो है, कीमतें जो हैं वो क्या हो, इंक्रीज हो, बढ़े, तो उसी को हम कहते हैं क्या, इन्फ्लेशन। देखिए, अगर कोई एक बार बढ़ रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा, वो लगातार अगर बढ़ रहा है तो वो आपका कहलाएगा क्या, इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन हम किसे कहते हैं, जब महंगाई किसे कहते हैं, लगातार जब कीमतें बढ़ती रहती हैं प्रोडक्ट की, तो हम उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। यहाँ पॉइंट क्लियर है आप लोग को। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाने जा रही हूं जिसका आइडियल डिमांड एंड सप्लाई के फ्लो चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हम एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमैन की भाषा में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन का मतलब समझना चाहते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। प्लीज आप लोग ये मत कहिएगा कि मैडम इसमें डिमांड सप्लाई, डिमांड किस तरफ जाएगा, सप्लाई किस तरफ, नो 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 नो। यहाँ पे सिर्फ हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन के अंतर को समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा। देखिए, मान लेते हैं यहां पर किसी, देखिए, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं, लागत मूल्य, और सेलिंग प्राइस। बिक्री मूल्य। इस पॉइंट पे हमारा लागत मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर है, ठीक है। मतलब यहां पर हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या है,
कि इस पॉइंट पे हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। मींस अगर कोई प्रोडक्ट हमने यहां पर 100 का बनाया है और उसे हम 100 का ही बेच दें, तो क्या इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट हुआ? क्या यहां पर हमें प्रॉफिट मिला? नहीं। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। बच्चा शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, कई बार बीईपी का फुल फॉर्म आ जाता है। तो बीईपी का फुल फॉर्म आएगा तो आप क्या बताएंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं ना लाभ ना हानि की स्थिति। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें कि जब हम अपने प्रोडक्ट को जितने पे बनाते हैं उतने पे ही, लागत मूल्य मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, जितने पे हम किसी प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो भी हम खर्चा करते हैं वो हमारा लागत मूल्य कहलाता है। तो किसी प्रोडक्ट को बनाते वक्त जो भी हम खर्च करते हैं उसे कहते हैं आप लागत मूल्य। तो लागत मूल्य पे जो भी खर्चा हम करते हैं वो हमारा कहलाता है। तो यहां पर हम बात करें कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने पे हम किसी प्रोडक्ट को बनाते वक्त खर्च कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है लागत मूल्य, और जिस पर हम बेच देते हैं वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस। तो इस पॉइंट पे हमारा सीपी और एसपी क्या है? बराबर है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहां पर हमारे प्रोडक्ट की जो कीमत है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की जो कीमत है वो इंक्रीज कर रही है। 100 से हो गई है 120, फिर हो गई है 120 से 155, ठीक है, फिर हो गई हमारी 190। तो हमारी प्राइस जो है वो क्या कर रही है? वो इंक्रीज कर रही है। मूल्य जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे? चीजें महंगी हो रही हैं। तो महंगी हो रही हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इस दौर को हम बोलते हैं, इस दौर को हम बोलेंगे क्या? इस दौर को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है बच्चा, तो हम इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। और यहीं पर अगर हमारी प्राइस कम होने लग जाए, ठीक है, प्राइस हमारी क्या होने लग गई है? कम होने लग गई है। 190 से घटकर हो गई है 180, हमारी 140, 110, प्राइस हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इस केस को बोलेंगे क्या? प्राइस क्या हो रही है? घट रही है। मूल्य जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो मूल्य जब हमारा घटने लग जाता है तो इस केस को आप क्या बोलेंगे? इस केस को आप बोलेंगे क्या? डिफ्लेशन। अब स्फीति, देखिए क्या कारण होते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो अगर प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं, अगर प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं तो वो कहलाता है इन्फ्लेशन, महंगाई। और अगर प्रोडक्ट, अगर इसको कहें तो हिंदी में आम आदमी की भाषा में कह देंगे महंगाई, और इसको आम आदमी की भाषा में उसको महंगाई कहेंगे तो इसको कह देंगे सस्ता होना। ठीक है, चीजें सस्ती। जब चीजों के प्राइस रेगुलरली बढ़ते हैं तो वो हम कहते हैं इन्फ्लेशन, जब रेगुलरली डिक्रीज होते हैं तो उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन। अब अगर प्रोड्यूसर इतना मजबूर हो जाए, इतना मजबूर हो जाए कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सीपी से भी कम बेचने पे मजबूर हो जाए, तो उस केस में प्राइस क्या हो गई है? प्राइस हो गई 90, 100 से भी कम, लागत से भी कम, 70, 50। तो इस केस को कहेंगे कि
जब घाटा हो रहा है, लॉस होने लग गया है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिसेशन, मंदी का दौर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब प्रोडक्ट महंगा होता है, सीपी से जब प्राइस रेगुलरली इंक्रीज करती जाती है तो इन्फ्लेशन कहलाता है। जब सी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर से नीचे आने लग जाती है रेगुलरली तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। और जब वो इतनी नीचे आ जाए कि प्रोड्यूसर को घाटा होना शुरू हो जाए तो उस दौर को हम कहते हैं रिसेशन, मंदी का दौर। क्लियर है? आ जाते हैं, अब हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों आता है, उसका मुद्रा के मूल्य पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो भाई कोई चीज महंगी कब होगी? जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी, किससे? जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी, किससे? सप्लाई से। तो अगर डिमांड ज्यादा है और चीजें कम है, मान लीजिए कोई सामान खरीदने के लिए डिमांड जो है वो है 100 प्रोडक्ट की, 100 वस्तुएं कोई खरीदना चाहता है, ठीक है, लेकिन मार्केट में उसकी सप्लाई, उसकी आपूर्ति है मात्र 70 प्रोडक्ट की। ठीक है, 70 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, 100 लोग खरीदना चाहते हैं। लोग कब खरीदना चाहेंगे? लोग कब खरीद पाएंगे? कब उस चीज की डिमांड करेंगे? जब उनके पास पैसा होगा। तो इस केस में डिमांड कब बढ़ जाती है? तो यहां पर अगर हम बात करें, डिमांड कब बढ़ जाती है? जब मनी फ्लो, मुद्रा प्रवाह इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ जाता है। तो यहां पर जब मनी फ्लो बढ़ेगा तो डिमांड, मनी फ्लो जब बढ़ेगा, मुद्रा प्रवाह बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर डिमांड, पैसा ज्यादा लोगों के पास तो उनकी डिमांड ज्यादा। अब कोई सामान है वो 70 हैं और खरीदना 100 लोग चाहते हैं। मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है 70 और मेरे सामने लोग खड़े हैं 100, तो मैं अपने 70 प्रोडक्ट उन 100 में से किसको बेचूंगी? जो मुझे पैसे ज्यादा देगा, है ना। इसका मतलब अब मैं भाई बोलूंगी लगाओ बोली, कौन ज्यादा देगा पैसे? तो कौन ज्यादा देगा? अब बोली लगेगी भाई जो ज्यादा देगा तो मैं उसे दूंगी। तो यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी? मूल्य जो है, वो प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि जैसे आपकी बात कर लें, आपके पास एक मोबाइल है, आप उस मोबाइल को मार्केट में बेचने पहुंचे हैं, तो आप अपना मोबाइल उन मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो किसको बेचेंगे? जो आपको पैसे ज्यादा देगा या कम देगा? तो जो आपको पैसे ज्यादा देगा। अब मान लीजिए आपका मोबाइल जो है वो, आपके पास है एक मोबाइल और 10 लोग सामने खड़े हैं। अब 10 में से वो कह रहा भाई मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो आप क्या कहेंगे? ये बताओ मेरे मोबाइल को जो ज्यादा में खरीदेगा मैं उसे दूंगा। तो किसी ने बोला 6, उसने बोला 7, किसी ने 8, तो आप किसको देंगे? तो बट ऑब्वियस है आप उसको देंगे जहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट और आपको लाभ कब ज्यादा होगा? वो आपको तब होगा जब वो महंगा बिकेगा। महंगा बिकेगा मतलब प्राइस बढ़कर। तो अगर आपसे किसी ने बोला 10,000 में मैं लूंगा और कोई भी उससे ज्यादा नहीं बोल रहा है, सब उससे कम बोल रहे हैं, तो आप 10,000 का प्रोडक्ट उसे बेचेंगे। तो आपका मोबाइल 10,000 का कब बिका? जब मोबाइल एक था और खरीदने वाले लोग ज्यादा थे, मतलब आपूर्ति कम थी और डिमांड ज्यादा थी। तो उस केस में प्रोडक्ट जो है उसको बेचा गया
जो पैसे ज्यादा देगा। तो प्राइस क्या हो गई, 6,000 से बढ़ते बढ़ते मोबाइल की कीमत हो गई 10,000, क्योंकि मोबाइल कम था, खरीदने वाले लोग ज्यादा थे। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया कि मनी फ्लो जब इंक्रीज होता है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है, किससे, सप्लाई से। इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ ले। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज अगर हो जाएगा तो परचेजिंग पावर ऑफ 1 रुपी ₹1 की क्रय क्षमता क्या होगी? आप बताएं आप लोग, ₹1 की क्रय क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बताएं। तो यहां पर हम मैं बताऊं उससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्रय क्षमता बढ़ेगी या घटेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक टॉफी का, एक कैंडी का। मैं अक्सर इसी का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि हमारे बचपन से जुड़ा है और हमेशा बचपन से जुड़ी चीजें हम भूलते नहीं है, याद रहती है हमें, है ना। और टॉफी तो सभी ने खाई होगी, है ना। टॉफी कई बार मिली नहीं होगी तो आप रोए भी होंगे। चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं टॉफी की। जब आप बहुत छोटे छोटे थे, मतलब इतने छोटे नहीं, मतलब थोड़े बड़े थे, जब आप टॉफी खाने लायक थे, आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, 20 साल पहले, ठीक है, ठीक है, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मान लेते हैं कि ₹1 में तब आपको 4 कैंडी मिलती थी, ठीक है, आपको ₹1 में 4 कैंडी मिलती थी, ठीक है। अब 20 साल बाद, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद आप वही ₹1 लेके जाइए जो 20 साल पहले लेके जाते थे, मतलब आज लेके जाइए, और ₹1 के ये भैया एक टॉफी, मतलब ₹1 में टॉफी तो देना, हो सकता है कई टॉफी तो ₹1 में आना ही बंद हो गई है, लेकिन कुछ एक आध आती हैं। तो अगर हम बात कर ले तो आपने मांगी टॉफी देना तो आपको कितनी मिली, 1 कैंडी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए पैसे तो उतने ही हैं, ₹1, लेकिन ₹1 से आप जहां पर 20 साल पहले 4 टॉफी खरीद ले रहे थे, आज उतने ही पैसे से उतने प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं 20 साल के पहले से बात करें तो। यहां पर अगर हम बात करें तो आज हमें अगर वो 4 कैंडी खरीदनी है, अगर हमें 4 कैंडी खरीदनी है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹4 देने पड़ेंगे, तब हमें वो कैंडी मिलेगी। तो ₹1 की जो परचेज करने की पावर है, इसकी जो शक्ति है खरीदने की, जो क्रय क्षमता है, ठीक है, जो क्रय क्षमता है वो क्या हो गई है, बताएं भाई क्या हो गई है? तो यहां पर क्रय क्षमता क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, घट गई है। ₹1 की खरीदने की क्षमता घट गई है। अभी आप देखिए पेट्रोल का एग्जांपल ले लीजिए, डे बाय डे 2-3 हफ्तों से पेट्रोल डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, ₹105 पहुंच गया है। आज से कुछ दिन पहले आप ₹100 लेके जाते थे, आपको 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था। अब पेट्रोल महंगा हो गया, वही ₹100 दीजिए, लेकिन ₹100 की अब वो औकात नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही कि वही 1 लीटर पेट्रोल खरीद दे आपके लिए। मतलब ₹100 में अब आपको प्रोडक्ट कम मिल रहा है या ज्यादा, कम। परचेजिंग पावर क्या हो गई है, कम हो गई है।
क्लियर है यहाँ पे पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मनी फ्लो क्या हो गया है, इंक्रीज हो जाता है जब लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। देखिए अभी आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको मान लीजिए पॉकेट मनी 1,000 रुपए मिलती है, तो आप वैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब आपकी सैलरी 10,000 हो जाएगी तो आप 1,000 से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट उसमें खरीदने लग जाएंगे। वहीं पे आपकी सैलरी 1,00,000 हो जाएगी तो और बेहतर प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। आपकी सैलरी 10,00,000 हो जाएगी तो 1,00,000 से भी बेहतर प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता है तो हमारी क्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है। और क्या कम हो जाती है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और उसमें फिर जब देखते हैं कि प्राइस, डिमांड ज्यादा है, लोग खरीदने वाले ज्यादा हैं, चीजें कम हैं, तो अपना प्रोडक्ट उसको बेचता है बेचने वाला, जिससे पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो प्राइस क्या कर जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्राइस इंक्रीज होगी तो यहां पे परचेजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां पर एक और पॉइंट है बस, वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा का मूल्य, बताएं आप खुद सोचिए कि जो मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो यहां पर अगर हम मुद्रा के मूल्य की बात करें तो बढ़ेगा या घटेगा, तो देख लेते हैं। देखिए आपको 1,000 रुपए मिलता है, पैसा कम तो पैसे की कीमत ज्यादा, पैसा ज्यादा तो पैसे की कीमत कम, है ना। आप देखिए आपको 1,000 रुपए मिलता है, आपने एक डायलॉग सुना होगा, आजकल 1 रुपए में मिलता ही क्या है, क्या ही 1 रुपए किसी का खो जाए, कोई परेशान हो तो अगला क्या समझाता है, यार क्यों ही परेशान हो रहे हो, 1 रुपए में मिलता ही क्या है। मतलब आज 1 रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो गई तो उसकी नजर में 1 रुपए की वैल्यू कम हो गई। और आज से 40 साल पहले लोगों की एक दिन की मजदूरी 20-25 पैसे होती थी, तब 1 रुपए खो जाए तो लोग पागल हो जाते थे, क्योंकि तब 1 रुपए से सामान ज्यादा आता था। क्यों आता था, क्योंकि प्राइस कम होती थी। प्राइस कम होती थी, क्यों कम होती थी, क्योंकि डिमांड कम सप्लाई ज्यादा होती थी। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि लोग पास पैसा कम होता था। तो अगर हम यहां पर बात करें कि आपके पास पैसा कम तो पैसे की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि सामान कम खरीद पाएंगे, चीजें सस्ती रहेंगी, परचेजिंग पावर बढ़ी रहेगी। और यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे आपकी 1,000 सैलरी है, 1,000 पॉकेट मनी है, सॉरी, और उसमें से आपके 100 रुपए खो जाए तो आपको कई दिन तक नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे, हाय मेरे 1,000 ही थे उसमें भी 100 खो गए। लेकिन वहीं पर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो और फिर आपके 100 रुपए खो जाए, तो ऐसा नहीं है कि पैसा खोने पे दुख नहीं होता, होता है, सबको होता है, आपको भी होगा। तो 1,00,000 रुपए खोने पर, आप 1,000 100 रुपए खोने पर आपको दुख तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है आपको कई दिनों तक नींद नहीं आई। क्यों, अब आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है। तो पैसा ज्यादा होने पर क्या होगा, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा प्राइस इंक्रीज तो परचेजिंग पावर डिक्रीज, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है। ये पॉइंट आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस की, अगर मार्केट में महंगाई आ जाती है तो उसका मुद्रा के मूल्य पर, वैल्यू ऑफ मनी पर क्या फर्क पड़ेगा, अगर ऐसा हो जाता है। तो ये पॉइंट्स प्लीज याद रखिएगा, और आप इनको रिवर्स या ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि जब जैसे जैसे इंपैक्ट आएगा मार्केट में वैसे वैसे रिजल्ट्स बदलेंगे। जब पैसा ज्यादा होगा, लोग पास पैसा ज्यादा होगा तभी तो लोग डिमांड करेंगे, और जब डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर ऑफ रुपी डिक्रीज होगी। परचेजिंग पावर ऑफ रुपी, खरीदने की क्षमता जब कम होगी तो वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कि महंगाई अगर आती है तो उसके क्या कारण होते हैं। ठीक है,
देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या बनती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब लागत मूल्य और लाभ को अगर जोड़ दिया जाए तो बनता है हमारा बिक्री मूल्य। एक सेकेंड, चलिए। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ दें तो हमारा बनता है सेलिंग प्राइस। यहां तो क्लियर है, मैथ्स में ही आपको कई बार डिस्कस किया गया होगा। अब हम यहां पर दो केस लेंगे। ठीक है, पहला हम केस ले लेते हैं। ठीक है, पहला हम केस ले लेते हैं। पहले और दूसरे केस दोनों में हमारी लागत मूल्य जो है वो सेम है, प्रॉफिट भी हमारा दोनों ही केस में हमने सेम रखा है। ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों में ही केस में सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखिए पहले केस में क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है लेकिन प्रॉफिट बढ़कर हमारा हो गया है 60, तो हमारी जो एसपी है वो हो गई है 160। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो हमारा कॉस्ट प्रॉफिट तो सेम है। ठीक है, लेकिन हमारी सेलिंग प्राइस है वो जो बढ़कर हो गई है 100 से बढ़कर हो गई 140, और हमारी एसपी जो है वो 120 से बढ़कर हो गई है 160। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमारा जो है पहले केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम है, प्रॉफिट चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा 20 से बढ़कर हो रहा है कितना, 60। तो ऐसा कब होता है, हम प्रॉफिट कब ज्यादा कमा पाते हैं, जब खरीदने वाले लोग ज्यादा हो, डिमांड ज्यादा हो, किससे, सप्लाई से। तभी तो हम अपना प्रोडक्ट उसको बेचेंगे जहां से हमें पैसा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, भाई आपका मोबाइल का मैंने एग्जांपल लिया था, तो आपके पास मोबाइल एक था, खरीदने वाले 10 लोग थे, तो आप अपना मोबाइल किसको बेचेंगे, जहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और ऐसा केस कब आएगा आपके संग, जब खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होगा। अब पता चला आपके पास 10 मोबाइल है, खरीदने वाला एक है, तो भैया ले लो प्लीज ले लो, आपको कीमतें कम और करनी पड़ेंगी। तो आप अपना कीमत कब बढ़ा सकते हैं, जब डिमांड ज्यादा हो, किससे, सप्लाई से। और ऐसा कब होगा, जब लोगों के पास पैसा होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर प्रोड्यूसर ने देखा मेरे पास चीजें तो कम हैं और खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो क्यों ना मैं उसे बेचूं जहां प्रॉफिट ज्यादा हो। तो उसने अपना कौन सा पार्ट बढ़ा दिया, प्रॉफिट का पार्ट बढ़ा दिया। तो यहां पर उसने जानबूझकर बढ़ाया मजबूरी में। तो भैया प्रॉफिट कोई मजबूरी में नहीं कमाता है कि नहीं नहीं मैं कमाना नहीं चाहता हूं प्लीज मैं नहीं कमा, वो जानबूझ कर कमाता है। तो यहां पर पुल वर्ड नहीं यूज हो, पुश वर्ड नहीं यूज होता है, पुल वर्ड यूज होता है, मतलब वो अपने प्रॉफिट को जानबूझ के खींच रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहां पर हम इसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रा स्फीति। ठीक है, यहां पर हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रा स्फीति। ठीक है, यहां पॉइंट क्लियर है। अब आ जाते हैं कि हमारा इस केस में प्रॉफिट तो सेम है लेकिन यहां पर हमारी क्या बढ़ गई है, कॉस्ट।
अब अगर हम देखें तो यहां पर हमारी बढ़ रही है कॉस्ट, मतलब बढ़ रही है हमारी लागत। ठीक है, क्या बढ़ रही है? लागत बढ़ रही है। लागत, लागत हम कहते हैं उन खर्चों को जो प्रोडक्शन के वक्त होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस बॉटल की, तो इस बॉटल को बनाते वक्त जो भी प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है, दिखने वाला या ना दिखने वाला, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी खर्चा किया है, तो उसको उस खर्चे को ही हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर की यहाँ पे क्या बढ़ गई है? कॉस्ट बढ़ गई है। अब कौन कौन से खर्चे होते हैं प्रोडक्शन के वक्त? जैसे जहां पर वो प्रोडक्शन कर रहा है वहां का किराया बढ़ जाए, तो पहला कारण हो गया कि किराया महंगा हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है? जिस चीज से हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, है ना, वो चीज महंगी हो जाए, मतलब हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाए। कच्चा माल महंगा हो जाए। वहीं पर अगर हम बात करें और क्या, मतलब जिन मशीनों से प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो मशीनें महंगी हो जाएं, तो हमारी मशीनें महंगी हो जाएं। ठीक है, जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी बढ़ जाए, है ना, तो मतलब क्या महंगे हो जाएं? वेजेस महंगे हो जाएं, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मजदूरी महंगी हो जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अब देखिए, अभी आप ऑटो से जाइए तो ऑटो वाला अब आपसे ज्यादा पैसे मांगता है। आप कहते नहीं भैया इतने में ले चलो पहले, तो कहते कि सीएनजी महंगी हो गई है ना। अब सीएनजी महंगी होगी मतलब उसका वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब उसका जो रॉ मटेरियल है सीएनजी जो है वो महंगा हो गया, तो वो हमसे ज्यादा पैसे ले रहा है, तो हमारा क्या महंगा हो गया है? ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, यातायात महंगा हो जाए। अब मशीनें चलेंगी तो किसका यूज होगा? बिजली का यूज होगा, तो हमारी क्या महंगी हो जाए? इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट, आप देखिए जब भी किसी प्रोडक्ट की एमआरपी होती है तो ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, है ना। तो वहां पे ऑल टैक्सेस का मतलब है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर। तो अब आपके मन में पहला सवाल आ जाएगा क्या कि मैडम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है? तो यहां पर जब हम नेशनल इनकम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है, और प्रोडक्ट की प्राइस में डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं ऐड होता है और इनडायरेक्ट क्यों ऐड होता है। तो यहां पर और कौन से टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर बढ़ जाएं, अप्रत्यक्ष कर, तो भी प्रोडक्ट क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब प्रोड्यूसर जिन साधनों के द्वारा उत्पादन कर रहा है उन वो महंगे हो जाए, मतलब प्रोड्यूसर की लागत बढ़ जाए, तो यहां पर प्रोड्यूसर अपनी जेब से तो आपके लिए पैसा भरेगा नहीं। पहली बात तो वो आज बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहा है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने का मोटिव क्या है? तो मोटिव क्या है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब कमा पाएगा? जब वो अपने सारे खर्चे निकाल पाएगा, तो खर्चे निकालने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। अब मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उसने अपना प्रॉफिट डिसाइड किया है कि मैं एक प्रोडक्ट को बेचने पर 20 रुपए कमाऊंगा, तो 20 रुपए तो उसने ऐड कर दिया। अब उसने देखा मेरे टोटल खर्चा कितना हुआ, तो वो 100 से बढ़कर हो गया 140। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर ने खुशी खुशी नहीं बढ़ाया, उसने मजबूरी में बढ़ाया क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए। तो इस केस में ये फैक्टर्स प्रोड्यूसर को
पुश कर रहे हैं प्रोडक्ट को महंगा करने के लिए। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि महंगा करो महंगा करो। क्यों? क्योंकि भैया उसके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, वो खुशी खुशी नहीं बढ़ा रहा है। तो यहां पे वर्ड यूज होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट की जब एसपी बनती है तो उसके दो ही कारण होते हैं, मतलब दो ही फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर कॉस्ट बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है ना। तो और अगर कॉस्ट बढ़ रही है इसका मतलब उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, यहां पर वो मजबूर हो रहा है प्रोडक्ट को महंगा करने के लिए, और यहां पर उसकी बढ़ रही है इनकम, और इनकम वो लालच में बढ़ाएगा इसलिए पुल कर रहा है, प्राइस को इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए रीजंस। तो यहाँ पे रीजन हमने डिस्कस किया है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब प्रोडक्ट महंगा होता है डिमांड बढ़ जाने की वजह से, और जब प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से होता है तो उसे कहते हैं कॉस्ट पुश। कॉस्ट को पुश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर मजबूर होता है प्रोडक्ट को राइज करने के लिए। यहाँ पे पुल वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर जानबूझकर प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इसके इंक्रीज होने से क्या बढ़ रही है, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने एक वर्ड यूज किया था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, तो मैंने आपको इन्फ्लेशन तो समझा दिया था, उसी का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवस्फीति। ठीक है, ये आपका कहलाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वर्सेस डिफ्लेशन। ठीक है, अविस्फीति। तो मैंने आपसे बोला था कि जब मनी फ्लो, मुद्रा प्रवाह क्या हो, मनी फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, मतलब बढ़ जा रहा है तो लोगों के पास जब पैसा बढ़ रहा है तो वो क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, किससे, सप्लाई से। लेकिन अगर एक बात बताइए, लोगों के पास पैसा कम हो तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे या कम? कम। तो वहीं पर अगर पैसे मनी फ्लो कम हो जाए, मनी फ्लो कम हो तो डिमांड कम होगी और क्या ज्यादा होगी, सप्लाई। ठीक है, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका कारण है पैसे का ज्यादा होना। और अगर लोगों के पास पैसा कम है तो वो क्या ही खरीद पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे और सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इससे क्या फर्क आएगा बाजार पे, प्राइस जो होगा, मूल्य जो होगा प्रोडक्ट का, वो क्या कर जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा उसका मूल्य क्या कर जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है। लेकिन वहीं पे उल्टा देख लीजिए, उल्टे की बात करें कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं और खरीदने वाले सिर्फ 50 लोग ही हैं, तो हम अपने 50 प्रोडक्ट बेचकर जो बचे 50 हैं उनको बेचने के लिए हमें उसके लिए कीमतें क्या करनी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी। तो जब अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस क्या हो जाती है, मूल्य क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि परचेजिंग पावर ऑफ 1 रुपी, 1 रुपए की क्रय क्षमता क्या होगी,
डिक्रीज कर जाएगी, है ना। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि रुपए की परचेज करने की पावर क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग सामान सामान जो है वो क्या करेंगे, कम खरीद पाएंगे ज्यादा पैसों में, है ना। उन्हें उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अब प्रोडक्ट महंगा हो गया है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो हम उसी पैसे से अब वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं जो महंगा होने से पहले खरीद ले रहे थे। तो रुपए की परचेज करने की पावर कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर लोगों के पास पैसा कम हो जाए और वो डिमांड कम करने लग जाए, प्राइस कम हो जाए, चीजें सस्ती हो जाए, तो हम 1 रुपए से ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो रुपए की परचेजिंग पावर इस केस में क्या होगी, डिफ्लेशन के केस में बढ़ जाएगी, राइट। वहीं पर मैंने आपको लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ मनी। जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर हम बात करें मुद्रा के मूल्य की, तो यहां पर मुद्रा के मूल्य की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमारे पास पैसा ज्यादा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मुद्रा का मूल्य जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास पैसा कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, क्योंकि हम कम पैसों में ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो यहां पर वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल आपको देती हूँ, बहुत अच्छा सा है, हमारी डेली लाइफ में देखिए होता है। अगर आपकी मदर आपसे कहती है, जाओ बेटा, दोपहर में आपसे कहें कि जाओ बेटा जरा टमाटर तो लेकर आओ, तो अब सब्जी वाले का दिन ही दोपहर से शुरू होता है। वो सब्जी लगाता है, सुबह तो बेचारा सब्जी खरीद के लाता है। अब आप दोपहर में सब्जी खरीदने जाइए भरी धूप में, इतनी तपती धूप में आप सब्जी खरीदने आए हैं, तो बेचने वाला भी समझ जाता है कि भैया बहुत मजबूर आदमी है, तभी इतनी धूप में सब्जी खरीदने आया, वरना आता नहीं, है ना। अब आप सब्जी खरीदने गए हैं, तो वो आपको सब्जी महंगी बेचेगा या सस्ती बेचेगा। अब वो देख रहा है आपकी डिमांड ज्यादा, इतनी धूप में आए हैं, मैं नहीं, और कोई सब्जी वाला है नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मुझसे नहीं लेगा, तो तुम किससे लोगे। तो वो आपको सब्जी महंगी बेचेगा शाम की तुलना में, ठीक है। शाम की कंपैरिजन में वो आपको दोपहर में सब्जी महंगी बेचेगा। वहीं पर आप शाम को लेने जाइए, तब वो सब्जी आपको सस्ती बेचेगा, क्योंकि सब्जी वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे और उसका दिन भी, आधा दिन बीत चुका है। तो वहां पर सब लोग बोली लगाते हैं, भैया 60 रुपए किलो ले जाओ, कोई कहते हैं 40 रुपए किलो ले जाओ, कोई 50, ऐसे करके सब लोग चिल्ला रहे होते हैं ना। तो यहां पर सब्जी क्या हो गई, सस्ती हो गई, क्यों, लोग ज्यादा बेचने वाले हो गए। अब वहीं पर आप जाइए रात में सब्जी खरीदने जाइए, 10-11 बजे, जब मंडी उठ रही होती है, तो कई सब्जी वाले ये सोचते हैं कि अगर हमने आज रखा एक दिन और, तो सब्जी तो जाएगी सड़, और सड़ गई तो कुछ नहीं मिलेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उसे चलो हम घाटे पे बेचते। तो जब वो घाटे पे बेचते हैं तो उस दौर को क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले, एक आइडियल चार्ट नहीं था, एक लेमन वाला चार्ट जो बनाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि जब प्रोड्यूसर इतना मजबूर हो जाए कि घाटे पर बेचने लग जाए, तो उस दौर को कहते हैं रिसेशन का दौर, मंदी का दौर। क्लियर है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्लियर है। इन्फ्लेशन मतलब हमें आम आदमी की भाषा में कहें, जब चीजें महंगी हो जाती हैं और जब चीजें सस्ती होने लग जाती हैं तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। और रिसेशन, जब चीजें इतनी सस्ती हो जाएं कि बेचारा प्रोड्यूसर बर्बाद हो जाए, तो उसे कहते हैं रिसेशन का दौर। अब हमने यहां पे रिसेशन डिस्कस किया, मंदी, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया जब सीपी, ठीक है, सीपी ज्यादा हो एसपी से, मतलब जो लागत मूल्य है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, ज्यादा है किससे, बिक्री मूल्य से।
देखिए रिसेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कॉस्ट ज्यादा हो जाए एसपी से तो उसे रिसेशन का दौर कहते हैं। ये एक पॉइंट है। दो कंडीशन को रिसेशन कहते हैं, याद रखिएगा, दो कंडीशन को रिसेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमें क्लियर है कि जब हमें अपना कॉस्ट भी वसूल ना हो पाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं रिसेशन। तो दूसरी कंडीशन क्या है, भले ही चीजें महंगी हो, सब कुछ हो, लेकिन लोग फिर भी क्या हो रहे हैं, जैसे आज का दौर आप देखिए, महंगाई पे महंगाई आती चली जा रही है। सिलेंडर 950 पहुंच गया है, आपकी सीएनजी 80 रुपए के आसपास पहुंच गई है, पेट्रोल 105 रुपए के आसपास पहुंच गया, चीजें महंगी पे महंगी होती चली जा रही हैं, लेकिन रोजगार उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो क्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो भी हम कहते हैं रिसेशन आ गया। तो मार्केट में दो कंडीशन अगर आती हैं तो वो मंदी का दौर कहलाता है, याद रखिएगा। पहला, अगर सीपी जो है वो एसपी से ज्यादा हो जाए, उस दौर को हम मंदी का दौर कहते हैं। दूसरा, हम अगर भले ही बाजार में चीजें महंगी हों, लोग प्रॉफिट में हो, कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में एक तरफ लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को भी कहते हैं रिसेशन। तो अब अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं, मैम अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है तो मंदी कैसे आ जाएगी, वो तो और करेगा। तो आप खुद ही सोचिए कैसे आ जाएगी, रॉ मटेरियल ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा। अब जब प्रोडक्शन है नहीं तो वो बैठा के तो मजदूरों को सैलरी देगा नहीं, जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो वो बैठा के तो देगा नहीं, तो क्या करेगा, निकाल देगा नौकरी से। और क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड है, वो प्रोडक्शन करना भी चाहता है, लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो रॉ मटेरियल ना होने की वजह से पहले तो वो निकाल देगा। अब क्या है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो अपना सामान महंगा बेचेगा। तो महंगा है, चीजें महंगी है, फिर भी रिसेशन है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी आ रही है। ठीक है, और यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से भी ज्यादा रिसेशन पूछा जाता है। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। कहते मंदी किसे कहते हैं? अब ऑप्शन में आपको दो में से जो भी दिखे, जब लागत मूल्य बिक्री मूल्य से ज्यादा हो जाए तो भी उसे मंदी कहते हैं, और जब बाजार में बेरोजगारी आने लग जाए तो भी उसे मंदी कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिए हो तो बोथ का टिक करिएगा, और अगर जनरली वैसे आज तक ऐसा ही हुआ है कि एक ही ऑप्शन दिया होता है, तो जो ऑप्शन आपके में हो उसको टिक करिएगा। तो या तो आपको दिया होगा सीपी एसपी से ज्यादा होगा, बिक्री मूल्य लागत मूल्य से ज्यादा होगा, सॉरी लागत मूल्य बिक्री मूल्य से ज्यादा होगा। दूसरा या तो ऑप्शन दिया होगा बेरोजगारी ज्यादा होगी। क्लियर है? अब देखिए, आज के लिए हम इतना ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं डिफरेंट क्लासेस पे। मतलब देखिए, कोई भी स्थिति हर किसी के लिए अच्छी, हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। ठीक है, कोई भी स्थिति होती है तो हर किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी नहीं होती है ना। अब कोरोना आया तो भाई मेडिकल में डॉक्टर्स के लिए बढ़िया था, उन डॉक्टर्स की जिनकी इनकम हो रही थी, वो नहीं जो बेचारे मर रहे थे, उनके लिए बुरा था। ठीक है, तो जिनको कोरोना के आने की वजह से प्रॉफिट हुआ उनके लिए अच्छा था, जो जिनको लॉस हो गया, जिनके लोग चले गए, उनके लिए बुरा था। तो हम इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स, डिस्कस करेंगे क्या टाइप्स होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंट्रोल। ठीक है, प्रकार डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कि इसे कैसे सरकार और आरबीआई मिलकर नियंत्रित करती है, और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी कंट्री के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है या डिफ्लेशन अच्छा है, किस हद तक, और हम इसकी डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट, स्टेजेस। ठीक है, अवस्था, हर इन्फ्लेशन की अलग अलग अवस्था होती है, हम अवस्थाएं डिस्कस करेंगे। और इस वक्त वर्ल्ड में जब हम करंट में जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन की करंट सिचुएशन कंट्री के अंदर और
इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।